अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम अपने रकबे की तकसीम करवाना चाह रहे हैं, उसके मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाकर हमें गाइड करें कि हम किस तरीके से अपने रकबे की तकसीम करवाना चाह रहे हैं। मेरे पास हर दूसरे बंदे के ये कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर मेरा ज़मीन को लेकर मेरे भाइयों के साथ जो है वो झगड़ा चल रहा है। कोई कह रहा है जी सर मेरी ज़मीन को लेकर मेरा चचा ताया लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है। कोई भाई ये कमेंट कर रहा है कि सर ज़मीनी मामलात को लेकर हमारा जो है वो मुश्तरका खाता है, उसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मालकान है, तो हमारा जो है ना आपस में ज़मीन की तकसीम को लेकर झगड़ा पैदा हुआ है। तो आप हमें गाइड करें कि कानूनी तरीके से हम किस तरीके से जो है वो ज़मीन की तकसीम करवा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं। मैं जल्द से जल्द आपका मसला जो है ना वो हल करके उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूँगी। अब ज़मीन की तकसीम करवाने के लिए कुछ अदालतें महकमा माल के अंदर जो है वो बनाई गई हैं, और कुछ अदालतें जो हैं वो सिविल सेशन हाई और सुप्रीम कोर्ट हैं, जिनका हर बंदे को पता होता है। लेकिन जो महकमा माल के अंदर अदालतें हैं ना, इनका जो है ना वो चंद एक लोग को पता होता है। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है ना वो सिविल कोर्ट चले जाते हैं। अब सिविल कोर्ट जाने से वो क्या होता है कि सिविल कोर्ट जब वो चले जाते हैं तो फिर इसके बाद जो है वो महकमा माल की अदालतों में नहीं जा सकते। तो तकसीम करवाने के लिए सबसे पहला क्या है कि सबसे छोटी अदालत जो होती है वो तहसीलदार की होती है। आपने क्या करना है जी, आपने तहसीलदार की अदालत में चले जाना है। वहाँ पे जाकर आपने अपनी तकसीम का दावा करना है। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो तहसीलदार जो है वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है, यहाँ आपको लगता है कि दूसरी पार्टी इतनी हैवी है कि वो तहसीलदार को भी जो है वो ब्लैकमेल कर रही है, तो फिर यहाँ इस तरह से है कि तहसीलदार जो है ना वो फैसला आपके ख़िलाफ़ दे देता है। तो आपको लगता है कि तहसीलदार ने फैसला हमारे जो है ना वो हक़ में नहीं दिया, तो उससे बड़ी अदालत होती है जी एसी की अदालत। आप एसी की अदालत में जा सकते हैं। एसी की अदालत में जाकर आप दावा कर सकते हैं जी इस तरह से हमारी ज़मीन की तकसीम होनी थी, तहसीलदार साहब ने जो है ना वो गलत फ़ैसला दिया है, लिहाजा इसकी फैसला आप दोबारा जो है ना नज़रसानी करके इस फैसले को दुरुस्त फरमाएँ। अगर आपको लगता है जी एसी भी जो है ना वो उसने दुरुस्त फैसला नहीं किया, वो दूसरी पार्टी से मिल गया, या दूसरी पार्टी इतनी हैवी है कि वो एसी को ब्लैकमेल कर रही है, जिसकी वजह से एसी को फैसला देना पड़ा, फिर आप एडीसी के पास जा सकते हैं। अगर एडीसी से भी आप मुतफिक नहीं है तो फिर आप डीसी या कमिश्नर के पास जा सकते हैं। अगर कमिश्नर से भी आप जो है ना वो मुतफिक नहीं है तो उसके बाद महकमा माल की सबसे बड़ी अदालत होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर होते हैं, या उनका SMBR होता है। तो वो जो उसका फैसला होता है वो हतमी होता है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग यहाँ से इन लोगों के पास नहीं जाते, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिविल कोर्ट के पास चले जाते हैं। जब वो सिविल कोर्ट के पास चले जाते हैं तो वहाँ पे इंतहा ज़्यादा केस होते हैं, तो उनको वहाँ पे जो है वो डेट्स मिलती रहती हैं, तो चक्कर लगते रहते हैं। तो फिर वो उनको पता चलता है जी, को गाइड कर देता है कि आपने तहसीलदार के पास जाना था या छोटी अदालत एडीसी के पास चले जाना था। फिर वो कहते हैं जी हम जो है ना वो सिविल कोर्ट को छोड़कर वहाँ पे चले जाएं। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो इस केस को हाथ ही नहीं डालते, क्योंकि सिविल कोर्ट जो है वो इन सब अदालतों से बड़ी अदालत है। तो वो कहते हैं जी आप बड़ी अदालत में चले गए थे, इसलिए हम छोटी अदालत हैं, हम अब आपका केस नहीं ले सकते। आपको उनके पास जाने से पहले हमारे पास आना चाहिए था। तो अगर आप सिविल कोर्ट डायरेक्ट चले जाते हैं तो फिर क्या है जी, सिविल कोर्ट जो फैसला करेगा, अगर वो आपके बरखिलाफ़ है तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। सेशन कोर्ट अगर आपके बरखिलाफ़ फैसला कर देता तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपके खिलाफ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई भी दुनिया की अदालत नहीं, बड़ी अदालत नहीं होती। इसके बाद हतमी फ़ैसला होता है, जो जिसके हक़ में फ़ैसला हो गया वही उस जगह का, उस रकबे का मालिक होता है। तो ये अदालतें मैंने आपको तफसील से बता दी, इन अदालतों में जा सकते हैं। अब आप तकसीम का दावा किस तरीके से कर सकते हैं उसका मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, उस पूरे खाते की जो है ना वो कॉपी निकलवानी है। उसको आप जमाबंदी भी कह सकते हैं, या मुश्तरका खाते की जो है ना रिकॉर्ड की फर्द भी कह सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि तमाम मालकान के नाम, उनका हिस्सा, उनका रकबा, उनका जो जिस खसरे में जितना हिस्सा आ रहा है वो सब कुछ जो है ना वो तरतीब से तमाम मालकान का दर्ज होगा।
ये आपने निकलवानी है। ये निकलवाने के बाद आपने अपना दावा जो है वो लिखवाना है, दावा टाइप करवाना है, ठीक है। ये आप दावा अगर खुद लिख सकते हैं तो खुद लिख लें, अगर खुद नहीं लिख सकते तो तहसीलदार के बाहर कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं, फटे वगैरह लगा कर वो आपको दावा लिख देंगे। उनके पास आप रिकॉर्ड की फद ले जाएंगे, वो आपको दावा लिख देंगे। ये दावा लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने तहसीलदार साहब की अदालत में चले जाना है। तो ये सब का सेम ही तरीका है, ठीक है। तहसीलदार के पास अगर आप जाएंगे तो एसी के पास, एडीसी के पास, डिप्टी के पास, कमिश्नर के पास, जिसके पास भी जाएंगे, ठीक है। जब आप तहसीलदार साहब के पास चलेंगे आप उसको जाके अपना दावा देंगे, जी ये हमारा रकबा है, इसकी हम तकसीम करवाना चाह रहे हैं, ये हमारा आपस में झगड़ा चल रहा है, तो इन जो है ना वो नंबरान पर जो है ना वो मैं काबज़ हूँ, तो लिहाजा ना आप इसकी जो है ना वो कानूनी तौर पर तकसीम कर दे। तहसीलदार क्या करेगा जी, तहसीलदार जो है ना वो दूसरी पार्टी होगी जो आपके मुश्तरका खाते में जितने भी मालकान होंगे उनको वो नोटिस भेजेगा, यानी समन भेजेगा। एक नोटिस भेजेगा, अगर वो एक नोटिस पे आ जाते हैं सब तो उनको दोबारा नोटिस नहीं जाएगा। अगर वो एक नोटिस पे नहीं आते तो कुछ अरसे बाद फिर दोबारा उनको नोटिस भिजवाया जाएगा। अगर वो फिर नहीं आते तो फिर उनको 3 नोटिस भिजवाए जाएंगे। 3 नोटिस भिजवाने के बाद फिर अखबार इश्तिहार दिया जाएगा। अखबार इश्तिहार देने का क्या मकसद होता है कि अखबार इश्तिहार देने का ये मकसद होता है कि दूसरी पार्टी ये आके ना बोले जी हमें तो नोटिस मिले ही नहीं है, जो नोटिस देने वाला बंदा है वो जो है ना वो पहली पार्टी के साथ मिला हुआ था, उसने पैसे लेके नोटिस नहीं दिए। इसलिए फिर जो है ना वो अदालत आर्डर करेगी, तहसीलदार आर्डर करेगा कि इसका बाकायदा एक अखबार इश्तिहार दिया जाए, ताकि इसको अखबार तो हर बंदा पढ़ता है, अगर कोई नहीं भी पढ़ता तो पढ़ के बता देगा कि आपका अखबार में इश्तिहार आया हुआ है फ़लाँ फ़लाँ अदालत की तरफ से। अगर वो अखबार इश्तिहार तक आ जाता है तो फिर क्या करेगा कि तहसीलदार दोनों पार्टियों के जो है ना वो मुकदमे को सुनेगा। दोनों पार्टियों के मुकदमे को सुनने के बाद जो इंसाफ का तकाजा होगा उसके मुताबिक उसकी तकसीम कर देगा। अगर अखबार इश्तिहार होने तक दूसरी पार्टी नहीं आती तो तहसीलदार जो है ना वो यकतरफा फैसला कर देगा, यानी जिस पार्टी की तरफ से दावा किया गया था उसके हक में फैसला कर देगा। अब तहसीलदार क्या करेगा जी, तहसीलदार जो है वो पटवारी को पाबंद करेगा, जी ये मेरे पास दावा आया तो मुझे आप इसकी रिपोर्ट करो, इसका फार्म और अलफ बे बनाओ, जिसमें फार्म और अलफ और बे बनाने का मकसद ये होता है कि इस मुश्तरका खाते में ये मालकान है और इनका ये रकबा है कि वाकई ये महकमा माल के अंदर मालकान है। तो पटवारी फार्म अलफ और बे बना के तैयार देगा। उसके बाद जो है वो तहसीलदार जो है वो उसको पटवारी को पाबंद करेगा कि आप ऐसा करो कि इसका जो है वो उसको वो हिदायत दे सकता है कि आप जाओ जाके वहाँ पे देखो कि कौन सा बंदा कौन सी जगह पर जो है ना वो काबज़ है, तो उसके मुताबिक जो है आप मुझे वो फार्म जीम जो है वो बना के दो। फार्म जी होता है कि जौन सा बंदा जिस रकबे पर काबज़ बैठा हुआ है, जो पटवारी जो है उसके मुताबिक जो है वो फार्म जी यानी उसके अंदर मलकियत और जितने रकबे पर वो कब्ज़ा करके बैठा है तकसीम के लिहाज से उसको फार्म जी बना कर देगा। ये पटवारी का काम है, ये जो है ना आप लोग का काम नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि ये इसमें होता क्या है। उसके बाद क्या जी, उसके बाद पटवारी एक शजरा अक्स बनाएगा जिसके अंदर वो ज़ाहिर करेगा कि कहाँ पे रोड है और कौन कौन से जो है ना वो किले हैं और उनके किला के नंबरान क्या हैं और कौन से किला पर कौन सा बंदा जो है ना वो कब्ज़ा करके बैठा है, उनका नाम लिख के जो है ना वो तहसीलदार को दे देगा। तहसीलदार इन तमाम जो है ना वो डॉक्यूमेंट को देखते हुए तहसीलदार जो है वो फिर तकसीम का फ़ैसला कर देगा, वो एक डिग्री जारी कर देगा। वो डिग्री लेने के बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपका रकबा जो है वो पटवारी के पास आ रहा है तो फिर आपने पटवारी के पास चले जाना है। वो पटवारी को आपने जाके वो डिग्री देनी है जो तहसीलदार ने की थी। पटवारी क्या करेगा कि उस डिग्री को मद्देनज़र रखते हुए आपके जिस बंदे का जितना जितना रकबा है और जितने जितने रकबे पर वो काबज़ था जिसके मुताबिक तहसीलदार ने तकसीम का आर्डर दिया तो उसके मुताबिक वो उसके वंडाजात बना के उसकी तकसीम कर देगा। अगर पटवारी के पास आप जो है वो तकसीम करवाने जाते हैं तो फ़ी वंडा 300 रुपये फ़ी होगी जो आपने बैंक में जमा करवानी होगी। अगर आपका रकबा कंप्यूटर सेंटर पे आता है तो फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना वो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड कार्ड के नाम पर एक दरख्वास्त लिखनी है, जिसमें आपने लिखना है जी आप अपने रकबे की तकसीम करवाना चाह रहे हैं, तो मेहरबानी करके जो है वो तहसीलदार के साथ पास आपका रकबा मुकदमा था जिसका उन्होंने फ़ैसला कर दिया, तो उनके फ़ैसले के मुताबिक हमारे रकबे की जो है वो तकसीम कर दी जाए।
ये दरखास्त और जो तहसीलदार की डिग्री है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपने क्या करना है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर चले जाना है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर जैसे ही आप इंटर होंगे, दरवाजे के साथ लड़का बैठा होगा, वो आपसे पूछेगा जी किस मकसद के लिए आए हैं। आपने उसको बताना जी हमने जो है वो टोकन लेना है, ठीक है, हम तकसीम करवाना चाह रहे हैं। वो आपको टोकन दे देंगे। टोकन लेके आपने क्या करना है कि सर्विस एरिया में बैठ के आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। तो जैसे ही आपकी बारी जिस काउंटर पर आएगी उस काउंटर पर आपने चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने जो तहसीलदार की डिग्री है और जो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम पे आपने दरख्वास्त लिखी थी वो फ़ाइल आपने इस लड़के को दे देनी है। ये लड़का आपकी फ़ाइल चेक करेगा। फ़ाइल चेक करने के बाद आपका जो रकबा जो है ना वो मुश्तरका खाता की तकसीम जो है ना वो कर देगा और अलग अलग उसके वंडाजात बना के आपको एक ये इस तरह का चलान निकाल के दे देगा और उसके साथ एक दरख्वास्त दे देगा। अब ये चलान और दरख्वास्त आपने ज़रूर पढ़ लेना। इसके ऊपर आपका नाम, वल्दियत कौम और आपका रकबा, आपका मौज़े का नाम और हिस्सा सब कुछ लिखा होगा और तकसीम का इंतकाल यानी उसकी किस्म लिखी होगी। और दरख्वास्त पर जितने बंदे मुश्तरका मालकान हैं उन सब का नाम, वल्दियत कौम और रकबा लिखा होगा कि इन बंदों की ये तकसीम हो रही है, ठीक है। और जो है ना पटवारी के पास फ़ी वंडा जो फ़ीस थी वो 300 रुपये थी, लेकिन अराजी रिकॉर्ड सेंटर में फ़ी वंडा फ़ी जो है ना वो 500 रुपये चार्ज की जाएगी। तो ये आपने चलान लेके ये यहाँ से अराजी रिकॉर्ड सेंटर से बाहर निकलना है। ये साथ ही BOP का कमरा है, यहाँ पे फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जमा करवाने के बाद आपने सारी फ़ाइल क्या करना है जी, वो जो स्कैनिंग वाला लड़का होगा उसके पास ले जानी है। वो आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद वो आपको ADLR साहब के पास भेज देगा। ADLR जो है ना वो आपकी फ़ाइल चेक करेगा। फ़ाइल चेक करने के बाद जो है ना वो ADLR जो है वो आपका तकसीम का इंतकाल पास कर देगा। कंप्यूटराइज्ड इंतकाल जो है ना वो इस तरह का होगा। इंतकाल पास करके वो आपको दे देगा। इस तरह से आपके वंडाजात यानी आपका खाता जो है वो अलग हो जाएगा और आपके रकबा की तकसीम हो जाएगी और आप इस झगड़े से निकल जाएंगे। सबसे आखिर में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि तहसीलदार, AC, ADC, DC कमिश्नर और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जो है ना वो सिर्फ ज़री ज़मीन को तकसीम करने के अख्तियारात हासिल हैं। वो रायशी और सकनी ज़मीन को नहीं जो है ना वो उसको तकसीम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा।